नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है संघर्ष। कुमुद के पति मनीष फौज में नौकरी करते हैं। देश के ऊंचे दुर्गम पोस्ट पर पोस्टिंग रहे। कुमुद अपने एक छोटे बच्चे के साथ अपने ससुराल में रहती है। उसे अभी तक अपने पति मनीष के साथ जहां वह नौकरी करता है वहां पर रहने का मौका ही नहीं मिल सका। मनीष के आर्थिक हालात लगभग सही हैं। कुमुद सुबह से शाम तक अपने ससुराल वालों की सेवा में व्यस्त रहती है और जब रात होती है घर के सारे काम निपटाकर अपने बच्चे के साथ खटिया पर सोती है तो उसे नींद नहीं आती। केवल अपने पति तथा अपने बच्चे के भविष्य को लेकर सोचती रहती है। उसके पति मनीष देश के दुर्गम इलाके में पोस्टिंग पर हैं। कुमुद सदा अपने पति मनीष को लेकर चिंता करती रहती है, क्योंकि मनीष के कहे अनुसार मनीष जहां पर ड्यूटी पर तैनात है वह जगह बहुत ही दुर्गम इलाके में है। कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में कुमुद के मन में चिंता होना भी स्वाभाविक है। मनीष हमेशा अपनी पत्नी कुमुद को यही कहता है, कभी अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिल गई जहां पर परिवार को रखने की सुविधा होगी तो मैं तुम्हें साथ लेकर अवश्य जाऊंगा। देखते देखते कुमुद की शादी को 4-5 वर्ष हो गए। मनीष की नौकरी को लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। मनीष कहता है, अक्सर देखा गया कि 2-4 बार कठिन जगह पर पोस्टिंग के पश्चात अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिलती है। ऐसे में अगर तुम्हें साथ ले जाने का मौका मिल गया तो अच्छा होगा, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। अगर मौका नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मेरी नौकरी के 12 वर्ष तो हो ही गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वर्ष है। उसके बाद तो हमें नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी। मैं घर वापस आ जाऊंगा और यहाँ पर सिविल में कुछ ना कुछ नौकरी कर लूँगा। कुमुद अपने पति से अपने घर की समस्या के विषय में बताती है कि घर वाले उसे और उसके बच्चे को तीखी नज़रों से देखते हैं तथा हमेशा ताना सुनाते हैं। उनका कहना है, आप जो पैसा बाबूजी को भेजते हैं उसमें परिवार नहीं चलता, उन्हें और ज़्यादा पैसा क्यों नहीं भेज सकते। जवाब में मनीष कहता है, मैं तो अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह उन्हें भेज देता हूँ, मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। मनीष को जो भी तनख्वाह मिलती है वह सारी अपने पिताजी के नाम से डाक के जरिए भेज देता है, पर उसकी इच्छा के अनुरूप तो संभव नहीं है ना। कुमुद के एक 4 वर्ष की बेटी है और दूसरे की गर्भ लगभग 4 महीने की है। जहाँ कुमुद हमेशा अपने पति की तथा उसकी चिट्ठी की प्रतीक्षा करती रहती है, वहीं एक रोज़ अचानक मनीष के ऑफिस से चिट्ठी आई कि मनीष जिस गाड़ी में बहुत से सैनिकों के साथ सफ़र कर रहा था वह गाड़ी खाई में गिर जाने के कारण 15 सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। उनमें मनीष भी है। अचानक कुमुद के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। इस खबर के 5-6 दिन के पश्चात मनीष का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तथा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरकार की तरफ से मनीष के परिवार को मिलने वाली सहायता राशि तथा पेंशन के पैसे मिलने में लगभग 6-7 महीने लग गए। तब तक कुमुद के गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म हो जाता है तो वह मन ही मन सोचने लगी, मनीष के रूप में मेरे यही बेटा अब मेरे घर को आलोकित करेगा। पर बीते हुए समय के साथ साथ कुमुद के ऊपर मानो एक एक करके पहाड़ टूट कर गिरने लगे। मनीष के माता पिता बहू कुमुद को प्राप्त हुए सारे पैसे ले लिए। तरह तरह के बहाने बनाकर कुमुद से सारे पैसे उन्होंने हड़प लिए। मनीष की 2 छोटी बहनों की शादी तथा उसके भाई को
बिजनेस खड़ा करने की एवज में सारे पैसे खत्म हो गए। अब रहा केवल पेंशन। उस पर भी मनीष के माता पिता अपना दावा करने लगे, जिस पर कुमुद राजी नहीं होती, क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों को भी तो पालना होगा ना। क्योंकि उसे अपने पति की पूरी पेंशन नहीं मिलती, उसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं। एक तो मनीष की नौकरी पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से मनीष की मृत्यु हो गई है। ऐसे में मनीष को जो पेंशन मिलती है उसमें मुश्किल से उसके परिवार का खर्चा चल पाता है। कुमुद बड़ी ही चिंता में पड़ गई। ऊपर से मनीष के माता पिता बहू के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे तथा उलाहना देते कि मानो मनीष की मृत्यु के पीछे उसकी पत्नी कुमुद ही जिम्मेदार हो तथा मनीष उनका बेटा है, अतः बहू को मिलने वाली सारी पेंशन के पैसे के ऊपर उनका ही पूर्ण रूप से अधिकार बनता है। समय के साथ साथ बात और बिगड़ने लगी तो एक रोज़ कुमुद अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में चली जाती है। उसके पिताजी को कुमुद के घर की सारी परिस्थितियों के बारे में मालूम है। ऐसे में कुमुद के पिता कल्याण जी कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हें किसी भी रूप में मदद करूं, ऐसी परिस्थिति तो मेरी भी नहीं है। फिर भी तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। जब तक कि मैं जीवित हूँ तुम यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहो। पर वहाँ पर भी कुमुद के लिए परीक्षा कम नहीं थी। कुमुद की जो भाभी सुलेखा है वो उसे तीखी नज़रों से देखने लगी। विधवा ननद 2 बच्चों के साथ उसके घर में रहे, यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं। कुमुद के भाई निरंजन घर में सभी के साथ सलाह करते हुए कुमुद को बगल में ही एक किराए का मकान दिला देता है और अपनी माँ को कुमुद के साथ रहने की सलाह देता है और कुमुद को नज़दीक के एक कपड़े की फैक्ट्री में काम लगवा देता है। कुछ दिन बीतने लगे कि एक फौजी संदीप, जो हाल ही में रिटायरमेंट करते हुए पेंशन के पैसे उठाने को बैंक में गए, उनके साथ कुमुद का परिचय होने पर संदीप नाम के उस व्यक्ति ने कुमुद को सलाह दी कि क्यों ना वह अनुकंपा नौकरी हासिल कर ले, ताकि ऐसी मुसीबत से कुछ तो छुटकारा मिल जाएगा। कुमुद ने यह बात अपने भाई निरंजन तथा अपने पिताजी और जीजाजी नितिन को बताई। ऐसे में संधान करते हुए पता लगा कि स्थानीय सैनिक अस्पताल में सेविका के रूप में भर्ती हो रही है। ऐसे में खूब दौड़ भाग तथा कठिन प्रयास करने पर एक रोज़ अनुकंपा के रूप में कुमुद को नौकरी मिल जाती है। खबर जब कुमुद के ससुराल वालों तक पहुंचती है तो ससुराल वाले भागे भागे पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हमारी बहू नौकरी नहीं करेगी, हमारी बहू नौकरी करेगी तो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचेगी, और भी बहुत सी बातें कहने लगे। इस पर कुमुद तथा उसके माता पिता तथा भाई और जीजाजी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहने लगे कि आज लगभग 2 साल तक आपकी विधवा बहू दर दर की ठोकरें खा रही थी, छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर चारों ओर से भटक रही थी, तो आपके सम्मान को हानि नहीं पहुंची? आपको अपनी बहू की याद नहीं आई? अब उसे नौकरी मिल गई तो आप लोगों की किरकिरी होने लगी है। कुमुद अपने किराए के मकान में बच्चों को अपनी माँ के हवाले छोड़कर रोज़ लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल में नौकरी करने को जाती है। उसकी माँ कमला देवी पूरे दिन भर उसके बच्चों की देखभाल करती है, साथ में घर के सारे कामकाज भी कर लेती है। पर दोनों को ही समान रूप से परेशानी उठानी पड़ती है। एक तरफ जहां सुबह 4 बजे उठकर आधे घंटे में तैयार होकर कुमुद अपने घर से निकलती है और लगभग 7:30 बजे तक ड्यूटी में पहुंचती है। पहले पैदल चलकर स्टेशन तक पहुंचना होगा, फिर ट्रेन या बस पकड़कर और पुनः पैदल चलते हुए ड्यूटी पर पहुंचती है। वहीं
उसकी माँ कमला देवी इस बुढ़ापे में अपने नाती नातिन की परवरिश में जुटी रहती है। दिन भर की थकान के कारण जहाँ पर भी कुमुद थोड़ी देर को बैठती है तो उसे झपकियाँ आ जाती है। ऐसे में मीरा कहती है, क्यों रे, तू तो जहाँ भी बैठती है सो जाती है। तू तो बहुत कमज़ोर हो गई है, कुछ खाया पिया कर। तुझे तो अपनी नौकरी करनी है ना, तुझे अपने बच्चे पालने हैं। अगर ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा। जवाब में कुमुद कहती है, हाँ भाई, तुमने ठीक कहा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे। एक तो पति के बिना आधा अधूरा जीवन, ऊपर से बच्चों की परवरिश की चिंता। देखते ही देखते कब बेटी बड़ी हो जाएगी, बच्चों को स्कूल में भेजना, उनका खर्चा। माँ जी की तबीयत भी सही नहीं रहती, काफ़ी बीमार रहती है। सोचती हूँ ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के बड़े होने से पहले ही कहीं मेरी माँ को कुछ हो जाए। मैं अपने घर, परिवार और नौकरी दोनों को कैसे संभाल पाऊँगी। मेरे घर से अस्पताल 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। किसी भी तरह से भागते भागते ड्यूटी पर पहुँचती हूँ। ऐसे में थक जाती हूँ। आधे दिन तो नौकरी में पहुँचने में देरी के कारण छुट्टी हो जाती है, तो तनख्वाह भी कट जाती है। सोचती हूँ इस तरह से कैसे चल पाएगा। मीरा समझाते हुए कहती है, देख कुमुद, हम में से ज़्यादातर महिलाओं के साथ कुछ वैसी ही समस्या है। हम लोग भी बहुत सी तकलीफ़ उठाते हैं। सभी के जीवन में सारी सुविधाएं नहीं मिलती है। हमें जितना मिला है उसी में संतोष व्यक्त करना होगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा है। तू ऐसा कर, अपने बच्चों को लेकर यहाँ शहर में आ जा। देख, हम भी पहले गांव से ही आते थे, तेरी तरह समस्या से जूझते थे। फिर किसी ने सलाह दी तो हम शहर में आकर रहने लगे। शहर में समस्या तो बहुत है, तो सुविधाएं भी बहुत हैं। सबसे बड़ी बात है कि तुझे भाग दौड़ से राहत मिल जाएगी। तेरी ड्यूटी से नागा नहीं होगी, तुझे पूरी तनख्वाह मिलेगी। ऐसे में तू अपनी माँ को भी साथ में लेकर आ जा। अगर पिताजी को भी ला सकती है तो ठीक है। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए सस्ते में घर देख सकती हूँ जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हम लोग दुखी होकर भी क्या कर सकते हैं। हमें अपने दुखों को दबाकर थोड़ा हंसते खेलते रहने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो इस लंबे संघर्ष का सामना कैसे कर पाएंगे। कुछ दिन वैसे ही चलता रहा। मीरा की कही बातों को लेकर कुमुद सोचने लगी, शायद मीरा ठीक ही कह रही है। मैं कब तक इतनी दूर से चलकर अपनी ड्यूटी कर पाऊंगी। कभी कभी मेरी तो तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, परंतु यह शहर है, यहाँ पर मैं अकेली तो नहीं रह सकती ना। अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं, माँ को साथ रखना होगा। पता नहीं माँ मेरे साथ शहर में रहने को राजी हो या नहीं। हम अकेले हैं, अतः जहाँ पर भी जाएं समस्या है। विशेषकर हम जैसी स्त्रियों को लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। ऐसे में नई जगह पर नए सिरे से रहना ठीक होगा कि नहीं। वैसे भी घर से इतना दूर रोज़ का आना जाना भी कम कठिनाई नहीं होती है। अगर मीरा की कही बातों को गहराई से सोचे तो अभी हमें लंबा सफ़र तय करना होगा। मुझे पीछे से मदद करने वाले भी कोई नहीं है। मेरे माता पिता की बात कहें तो ना तो यह लोग मुझे आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, ना ही उम्र भर साथ दे सकते हैं। ऐसे में मुझे मीरा की कही बातों के सहारे नए तरीके से जीना सीखना होगा। मीरा कहती है, हम जैसी स्त्रियों को भीड़ के बीच में अपने अस्तित्व को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर भी अस्पताल में बहुत तरह का माहौल है। कोई तो हमें लूटने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं यह लोग तो अकेले हैं, बेसहारा है, उन्हें जैसा भी कहो मान जाएंगे।
और अपने अस्तित्व को भी विसर्जित कर देंगे। पर उनका भी क्या कहें, कोई कोई तो खुद को ही लुटाने की फिराक में रहती है। बड़ी ही विचित्रता भरे माहौल में हमें रहना होता है, पर जैसा भी हो हमें संयम बरतने की ज़रूरत है। अगर हम खुद ही संयम ना बरतें तो उनके बीच हम ऐसे खो जाएंगे कि अपने अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और बदनाम हो जाएंगे। लोग कहते हैं दुनियादारी कितनी आसान है, पर मैं तो कहती हूँ कि हम जैसों के लिए दुनियादारी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखाई देती है। कुमुद बड़ी ही किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति हो जाती है। आखिर में वह अपनी माँ और दोनों बच्चों को लेकर शहर में मीरा के ही बगल में एक किराए के मकान में रहने लगी, जहाँ से पैदल आधे घंटे में कुमुद ड्यूटी में पहुँच जाती है। इन सब में मीरा तथा उसके बच्चे लोग उसे काफ़ी मदद करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात कुमुद अपनी बेटी सुरभि तथा बेटे नवरतन को नज़दीक के एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती करवा देती है, जहाँ कि यह दोनों अकेले ही स्कूल में जा सकते हैं और छुट्टी होने पर वापस भी आ सकते हैं। ऐसे तो कुमुद की माँ कमला देवी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि अपने नाती नातिन को खुद ही स्कूल में पहुँचाए तथा छुट्टी होने पर साथ लेकर आए। समय के साथ साथ कुमुद के जीवन की गाड़ी पटरी पर चलने लगी, पर कुमुद के ससुराल वाले, विशेषकर उसके भाई निरंजन की पत्नी सुलेखा, जो दिल से बड़ी ही स्वार्थी है, वह अपने ननद के विषय में बहुत सी उटपटांग बातें कुमुद के ससुराल वालों को कह देती है। ऐसे में कुमुद के सास ससुर जी खोजते हुए शहर में कुमुद के घर पहुंच गए और कुमुद के साथ रहने का विचार व्यक्त करने लगे और कहने लगे, या तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे या तुम हमारे बुढ़ापे के जीवन बिताने हेतु जो भी खर्च वगैरह लगता है वो तुम्हें देना होगा, क्योंकि हमारे बेटे के चले जाने के बाद तुम ही हमारा बेटा हो। इस पर कुमुद बड़ी ही मुश्किल में पड़ जाती है। कुमुद समझ गई कि यह लोग यही सोच रहे होंगे कि अब तो बहू नौकरी करती है, उसे पेंशन के पैसे भी मिलते हैं, अतः फिर से धोखे में डालकर पैसा वगैरह ऐंठ लिया जाए। पहले भी यह लोग मेरे सारे पैसे ऐंठ लिए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, अगर मैं उनकी सेवा में सारा का सारा पैसा खर्च कर डालूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उनके तो एक बेटा और है, जिनको मेरे ही पैसे से बिजनेस खड़ा कर दिया है। फिर से यह लोग मेरे पास आकर रहने के बहाने या खर्च पानी मांगने के बहाने मुझसे पूरा पैसा लेने की चेष्टा कर रहे हैं। इनके पीछे ज़रूर कोई खास मतलब छुपा हुआ है। कुमुद अपनी सारी समस्याओं को विस्तार पूर्वक मीरा को बताती है, जो उसकी केवल सहकर्मी ही नहीं, उसकी बगल में रहती है तथा उसकी शुभचिंतक भी है। मीरा तथा उसके परिवार के सहयोग से कुमुद अपने सास ससुर जी को समझा बुझाकर वापस गांव भेज देती है और कहने लगी, अगर आप लोग इस तरह से अपनी विधवा बहू को तंग करेंगे तो मैं आपके नाम से प्रशासन को शिकायत करूंगी। प्रशासन आपको जेल में डाल देगा। इससे अच्छा है कि आप लोग गांव में अपने छोटे बेटे बहू के साथ आराम से अपना जीवन बिताओ और दोबारा अपनी विधवा बहू को तंग करने को यहाँ पर नहीं आना। गुजरते समय के साथ साथ बेटी सुरभि तथा बेटा नवरतन बड़ा होता गया। कुमुद किसी भी तरह से अपनी नौकरी के पैसे से ही अपने परिवार के खर्च को चलाने की कोशिश करती है, ताकि अपनी पेंशन के पैसों को बच्चों के भविष्य के लिए जमा कर सके। और मन ही मन सोचती है, मेरे भी जीवन का क्या भरोसा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों के लिए यही पैसा उनके सहारे के रूप में रहेगा। अभी तो यह लोग बहुत छोटे छोटे हैं। बेटी बड़ी हो जाने पर उसकी शादी भी करवानी होगी। अगर मीरा दीदी के साथ मेरी वैसी ही दोस्ती रही तो मीरा दीदी के सहयोग से
कोई एक अच्छा लड़का मिल जाएगा तो उसके साथ सुरभि की शादी करवा दूंगी, पर मेरे पति की तरह किसी फौजी लड़के से नहीं कराऊंगी। समय के साथ साथ सुरभि बड़ी हो जाती है। अपनी प्राइमरी स्कूल को छोड़कर ऊंची कक्षा में पढ़ने लगी और फिर एक रोज़ उसने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंक से पास कर ली। कुमुद के मन खुशियों से भर गया। भावनाओं में आकर वो अपनी बेटी को सीने से लिपटाकर खूब रोती है और बार बार केवल यही कहती है, आज तेरे पिताजी जीवित होते तो कितना खुश होते। पर कुमुद के मुंह से कोई और लफ्ज ना निकला और वह खामोश हो गई। कुछ वर्ष और बीत गए कि सुरभि 12वीं की परीक्षा पास करके कॉलेज जाने लगी तो बेटा नवरत्न भी 12वीं की परीक्षा पास कर लिया। अब समय के साथ साथ अस्पताल की परिपाटी परिवेश को देखते हुए उसके मन में भी कुछ ऐसी भावनाएं आ गई कि क्यों ना मैं भी फौज में भर्ती हो जाऊं और मुझे भी ऐसी परिपाटी परिवेश में नौकरी करने का अवसर मिल जाएगा। परंतु कुमुद इस बात पर राजी नहीं होती है। उसका कहना है कि फौज की नौकरी के अलावा और भी बहुत सी नौकरियां हैं हमारे देश में जिनके माध्यम से अपना गुजारा हो सकता है, अतः फौज में ही क्यों नौकरी करने को जाना है। असल में कुमुद अपने जीवन में गुजरे वक्त तथा घाव को इतनी सहजता से भुला नहीं सकती। उसे मालूम है कि किसी की मृत्यु होने पर न केवल उसके माता पिता की कोख उजड़ जाती है, साथ में उसके पीछे छूटे परिवार, बीवी बच्चों का जीवन भी उजड़ जाता है। पूरा घर संसार उजड़ जाता है, जिसको सोचने पर भी कुमुद की रूह कांप जाती है। ऐसे में कुमुद अपने बेटे को फौज की नौकरी से दूर रखना चाहती है। साथ में अपनी बेटी सुरभि को भी किसी फौजी लड़के से शादी करवाने के खिलाफ है। ऐसे में बड़े दिनों तक घर में कुमुद और दोनों बच्चों के बीच में रस्साकशी की स्थिति बनती चली गई और फिर मीरा दीदी तथा उनके बच्चों के विस्तार से समझाने पर बेटे नवरत्न की मनोदशा में बदलाव आ गया। ऐसे में मीरा कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा है और मेरा एक भाई है जो कलेक्ट्री में नौकरी करते हैं। उन लोगों के सहयोग से तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलाने की कोशिश करूंगी, परंतु उससे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई को पूरा करना होगा। पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरा करो ताकि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो तुम्हारा भविष्य भी आलोकित हो जाएगा। ऐसे में बेटे नवरत्न को जब सब कुछ समझ में आ गया तो उसने अपने भविष्य के रास्ते को बदलने का विचार व्यक्त करते हुए अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करके सिविल में कोई ऊंची दर्जे की नौकरी हासिल करने का मन बना लिया, जिस पर माँ कुमुद के मन के आकाश से आशंका के बादल धीरे धीरे छटने लगे। तो कभी कभी कुमुद अपने पति मनीष तथा बीते हुए दिनों को लेकर सोचते हुए बहुत भावुक हो जाती है और नीरसता के साथ अपने आंसू बहाती रहती है। धन्यवाद।